नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स की इस क्लास के अंदर। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 2 वीडियो नंबर 4 आज आपके सामने लेकर आया हूँ बेटा। उम्मीद करता हूँ कि पीछे के जो भी मैटर आपको करवाए हैं आपने अच्छी तरीके से पढ़े हैं, समझ में आ गए होंगे आपको और आपने उनके अच्छी तरीके से नोट्स भी तैयार कर लिए होंगे बेटा। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं बेटा। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो ही रहेगा जो कल हमने लास्ट में छोड़ा था, उसी पर एक बार नया टॉपिक शुरू करें। उससे पहले उस पर एक दो प्रश्न है वो मैं बता देना चाहूँगा। जैसे मैंने कल लास्ट में जाते जाते आपको बताया था कि चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर आ जाता है तो उसके पीछे क्या रीजन होता है, वो हमने इसी सूत्र से समझने की कोशिश की थी कि जब आवेश दिया जाता है तो हल्का सा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्षणिक विद्युत क्षेत्र, और वो विद्युत क्षेत्र जिसके कारण आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करते हैं, तब तक गति करते हैं जब तक विभव का मान समान नहीं हो जाता। जैसे ही विभव नियत हो जाता है तो इस सूत्र से जो कल हमने पढ़ा था, क्या E बराबर माइनस dV/dr, ठीक है, या फिर आपको ने इसको ये रूप में भी लिखा था, E बराबर माइनस E गुणा dr, आप लिख सकते हो इसको ऐसा किसी सीमा के लिए कि ये तो dr दूरी के लिए था, लेकिन कहाँ से कहाँ तक विस्थापित हो रहे हो उसके लिए आपने ये संबंध बनाए थे। तो इन सूत्र से हमने देखा कि कुछ समय बाद जब विभव समान हो जाता है तो चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र भी 0 हो जाता है, और जहाँ विद्युत क्षेत्र नहीं है वहाँ आवेश का रुकना संभव नहीं है। इस वजह से वो चार्ज वहाँ से हट जाता है और कहाँ चला जाता है, वो चालक की सतह पर स्थापित हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आज का एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में ये आ रहा है, जो हमने सूत्र पढ़ा था उसी पर है। कई बार देखो पुरानी किताब में तो इसके साथ ही दिया हुआ था ये प्रश्न, ठीक है। बाकी इस प्रश्न को आप इस प्रकार से भी समझ सकते हो, कई बार इसका स्टेटमेंट भी दिया हुआ आता है कि सिद्ध करो कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो विद्युत विभव के ऋणात्मक ग्रेडियन मान के बराबर होती है। ये प्रश्न समझ लेना, बाकी आप इसको नोट कर लेना कि सिद्ध करो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत विभव के ऋणात्मक ग्रेडियन के बराबर होती है। ऋणात्मक ग्रेडियन, ठीक है, सिद्ध करना आपको कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से लिख दिया और विद्युत विभव को V से लिख दिया, और ग्रेडियन, ये ग्रेडियन का चिन्ह होता है बेटा, ठीक है, ये ग्रेडियन का चिन्ह होता है। जो ये सीधा बनाते हैं तो एक बार त्रिभुज का चिन्ह बोलते हैं ना अपने, इसको डैल बोलते हैं, ये तो डैल होता है, और उल्टा बना देते हैं जिसको बोलते हैं ग्रेडियन। तो विद्युत विभव का ऋणात्मक ग्रेडियन, ये माइनस हो गया, तो ये चीज़ सिद्ध करनी है। अब विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है तो ग्रेडियन भी एक सदिश राशि है बेटा। ये अवकल सकारांक होता है, ऑपरेटर होता है आंशिक अवकलन के अंदर, ठीक है। आंशिक अवकल जो आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे तब इस ग्रेडियन के बारे में आपको देखने को मिलेगा। बाकी थोड़ा सा एक दो बातें नई ज़रूर है इस प्रश्न के अंदर, लेकिन वो इसी में शामिल है जो कल हमने संबंध पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार का रूप है ये। कल जो संबंध पढ़ा था उसमें सीधा ये लिख दिया था E बराबर माइनस dV/dr। तो यहाँ पर इस विभव का दूरी के रिस्पेक्ट में अवकलन किया जा रहा है, माइनस की जगह माइनस यहाँ पड़ा है, V की जगह V भी पड़ा है, लेकिन यहाँ d/dr है ये कहलाता है अवकलन सकारांक। क्या कहलाता है? अवकलन सकारांक कहलाता है। और यहाँ पर ये जो अवकलन सकारांक है वो ग्रेडियन है, ठीक है, ग्रेडियन है। ये आंशिक अवकलन जब करते हैं हम, आंशिक अवकलन क्या होता है वो भी हल्का सा बता देता हूँ क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी। तो थोड़ा सा ये संबंध थोड़ा सा हटकर है, अलग चीज़ है, बाकी इसी का हिस्सा है, ये ध्यान रख लेना। कई बार ये चीज़ आपको अलग से पूछ ले, ठीक है, बुक में दे चाहे न दे, क्योंकि ये इसी का पार्ट मानता हूँ मैं। तो लगातार पढ़ते भी हैं बच्चे, कई बार प्रश्न भी आ जाता है, तो इसी का हिस्सा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आंशिक अवकलन करना है आपको, और आंशिक अवकलन तब किया जाता है जब कोई फलन मतलब भाई नॉर्मल बताऊं जैसा मैं समझता हूं उस संबंध में, ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आए इस तरीके से कि फलन के अंदर x, y, z जो वेरिएबल होते हैं उनमें परिवर्तन होता है, तो तीनों में परिवर्तन होता है, तो उस दौरान कई बार हम आंशिक अवकलन करते हैं। तो आंशिक अवकलन में क्या होता है कि एक बार एक चीज़ को कांस्टेंट रखा जाता है, कोई भी एक चीज़ कांस्टेंट रख लो, बची हुई चीज़ के सापेक्ष अवकलन कर दो। जैसे x, y, z तीनों वेरिएबल है किसी फलन के अंदर सपोज, तो अगर आप x के सापेक्ष अवकलन करना चाह रहे हो तो y, z को कांस्टेंट रख दो, y z कांस्टेंट रखकर आप x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दो।
ये आंशिक अवकलन का चिन्ह होता है, डेल बटे डेल एक्स, डेल बटे डेल एक्स। सीधा अवकलन करते हैं तो डी बटे डी समथिंग लिखते हैं, जैसे डी बटे डी एक्स लिखते हैं, यहाँ पर ये चिन्ह लग जाता है आंशिक अवकलन करा। जब एक्स के रिस्पेक्ट में करना हो तो वाई जेड कॉन्स्टेंट कर दो, और जब y के रिस्पेक्ट में अवकलन करना हो तो एक्स जेड कॉन्स्टेंट कर दो और उसको ऐसे लिख देंगे, और जब z के रिस्पेक्ट में अवकलन करना हो तो एक्स वाई को कॉन्स्टेंट रख दो, इसको ऐसे लिख देंगे। ये कुछ आंशिक अवकलन के अंदर मैटर होता है। वैसे गणित की प्रॉपर्टीज़ हैं तो ज़्यादा अपने इसमें डिटेल से जानने की अपने को कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक दो बातें याद ज़रूर रखनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि अवकलन के रूल्स हैं, इसलिए थोड़ा सा बच्चों को ये टॉपिक एक बार के लिए थोड़ा सा हल्का सा अलग दिखता है कि सर ये थोड़ा सा अलग ही है। तो अगर कोई डाउट हो तो आप इसको एक दो बार देख लेना, ठीक है, वीडियो एक दो बार देखना, समझ में आ जाएगा। आपको ये चीज़ सिद्ध करनी है, आपको सिद्ध करना है कि ये जो मैटर है वो इस प्रकार है, ये सिद्ध करना है अपने को, ठीक है, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत विभव के ऋणात्मक ग्रेडियंट के बराबर होती है, ठीक है। और जहाँ ये जो उल्टा चिन्ह लगाया ना, जहाँ ये जो मैंने चिन्ह लगाया है ये, ठीक है, ये कहलाता है ग्रेडियंट। क्या कहलाता है? ग्रेडियंट कहलाता है। और इसकी वैल्यू पता है क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है डेल डेल एक्स आई कैप, डेल डेल वाई जे कैप, डेल डेल जेड के कैप। अब ये आप सब जानते हो, ये ग्रेडियंट की वैल्यू होती है। ग्रेडियंट की वैल्यू ये होती है डेल डेल एक्स आई कैप यानी एक्स एक्स का, डेल डेल वाई जे कैप यानी वाई एक्स का, डेल डेल जेड बटे के कैप यानी जेड एक्स के घटक होते हैं ये। इस प्रकार ये ग्रेडियंट की वैल्यू होती है, इसे याद रखना आप लोग, ठीक है। बस ये सिद्ध करना है अपने को। तो चलिए इसका हम प्रूफ करते हैं कि सर इसको कैसे प्रूफ करें, क्योंकि इसका वेक्टर फॉर्म आपको नज़र आ रहा है और हम जानते हैं कि ग्रेडियंट वेक्टर राशि है एक। तो वेक्टर फॉर्म में हमने कल एक रिलेशन पढ़ा था कि v बराबर अनंत से लेकर r e डॉट डी आर, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म मैंने आपको बताया था अगर आपको याद है तो, क्योंकि विस्थापन छोटा सा लिया था डी आर, ई विद्युत क्षेत्र होता है, और ये तो चलो लिमिट्स मैंने लगा दी, बाकी लिमिट्स अनंत से आर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ए से बी, बी से ए, जो भी पॉइंट्स कहाँ से आप आवेश उठा रहे हो, कहाँ तक ला रहे हो, ये बात मैंने कल बताई थी आपको। तो हमने मान लिया कि अनंत से आ रहे हैं, कितनी दूरी तक? आर दूरी तक। क्या जाता है अभी मान लो इस चीज़ को, बाकी नए भी लगाओ तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लिमिट्स की। फिर बात आती है विभव अदिश राशि है। सर विस्थापन को आपने सदिश मान लिया और विभव विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। दो सदिशों का ऐसा क्या तालमेल बनाएं ताकि उनका गुणा हो रहा है, देखो यहाँ पर गुणा ही तो हो रहा है इनका, ई डी आर ही तो था संबंध अपना, संबंध ये था कल वाला, v बराबर माइनस ई गुणा डी आर, तो इनका गुणा ही तो हो रहा है। अब डी आर वैसे दूरी है, दूरी अदिश राशि होती है, लेकिन अल्प दूरी विस्थापन कहलाती है, और अल्प दूरी जब विस्थापन होती है तो उसको सदिश मानते हैं। विद्युत क्षेत्र सदिश है, ये दोनों सदिश बन चुके हैं। अब सदिशों का जब गुणा हो रहा है, ऐसा गुणा कराओ सदिशों का कि उत्तर अदिश आ जाए, तो ऐसा तभी संभव होता है जब दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल करवाया जाता है। तो वेक्टर फॉर्म कल हमने ये लिख लिया था बेटा। अभी अपने को ये चीज़ सिद्ध करनी है। अभी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इसके अंदर कि इसमें घटक शामिल करने पड़ेंगे अपने को, क्योंकि जो ग्रेडियंट है इसके बारे में मैंने आपको नॉर्मल जानकारी बताने की कोशिश की है कि ग्रेडियंट का मतलब ये होता है उसमें एक्स वाई जेड ये तीनों घटक दिख रहे होंगे आपको, तो ग्रेडियंट में तीनों घटक आते हैं। तो इसलिए इस संबंध को मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ कि यहाँ घटकों के रूप में लिखने पर, घटकों के रूप में लिखने पर, इस संबंध को मैं घटकों के रूप में लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो एक बार, और विद्युत क्षेत्र का जो घटक है वो ये लिख देता हूँ, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप। कोई नई बात नहीं है, बार बार हमने कक्षा 11 में ऐसा काम किया है। किसी सदिश को घटकों, जैसे ए सदिश को लिखा था, अभी 12वीं क्लास का मैटर स्टार्ट किया था तब भी मैंने आपको बताया था ए सदिश इज इक्वल ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। उसी प्रकार ई सदिश इज इक्वल ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप लिख सकते हो। फिर बात आती है डी आर, देखो डी आर विस्थापन है ना, इसको ऐसा लिख दो, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप, ये विस्थापन हो गया, ठीक है।
ये हो गए ना घटकों के रूप में। अब एक काम कर दें, ये दोनों मान उठाकर समीकरण 1 में रख दें। तो समीकरण 2 व समीकरण किसको 3 को कहाँ रख दूँ, समीकरण 1 में रख दूँ। समीकरण 1 में रखने पर जैसे ही समीकरण 1 में रखोगे तो रिजल्ट ये बन जाएगा अनंत से लेकर r, ये तो लिमिट चलो लगा दी मैंने, ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप ई जेड के कैप डॉट प्रोडक्ट, और डी आर की जगह क्या आ जाएगा, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप आ जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है वो आपको पता है। डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या चीज़ होती है, अनंत से लेकर आर। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में एक छोटा सा काम होता है, अगर इनका गुणा करवाएं, और सिंपली काम ये होता है कि आई कैप को आई कैप से गुणा करते हैं, बताया था मैंने, आपने अगर वीडियो देखा है तो। जे कैप को जे कैप से गुणा करते हैं और के कैप को के कैप से गुणा करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो उत्तर आता है ई एक्स डी एक्स ई वाई डी वाई ई जेड डी जेड। गुणांकों का गुणा करना है, क्या करना है, गुणांक। आई कैप का गुणांक यहाँ क्या है, आई कैप का गुणांक ई एक्स है, तो इधर क्या है डी एक्स, देन ई एक्स गुणा डी एक्स प्लस वाई का गुणांक जे कैप का गुणांक सॉरी ई वाई, तो इधर जे कैप का गुणांक डी वाई, देन ई वाई डी वाई प्लस के कैप का गुणांक ई जेड और इधर डी जेड, तो इनका मैंने अदिश गुणा करवा दिया, उसके तहत मैंने ये समीकरण लिखी है। अभी ये जो समीकरण आई है इसका हमने सरलीकरण रूप तो लिख दिया ये सरल करके। आपको ऐसा नहीं लग रहा क्या कि इस समीकरण के अंदर 3 घटक आ रहे हैं, एक्स का भी है, वाई का भी और जेड का भी है। तो इस समीकरण का आंशिक अवकलन करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, आंशिक अवकलन करने पर देखो आपने एक बात पढ़ी होगी, मैथ्स में भी हम पढ़ते हैं और मैंने बताई थी कि अवकलन समाकलन एक दूसरे की अपोजिट प्रॉपर्टी होती है। ऐसे याद रखने की दृष्टि से हम समझ सकते हैं कि जिस राशि का अवकलन कर दिया जो उत्तर आता है उसका दोबारा समाकलन कर दे तो वही उत्तर आ जाता है, ठीक है। यानी हम उल्टा लिख सकते हैं, जैसे साइन का अवकलन कोस होता है तो कोस का समाकलन साइन हो गया, ऐसा होता है अवकलन समाकलन के अंदर। तो बेटा यहाँ पर मैं ये देखो समाकलन हो रहा है यहाँ पर, अगर मैं इसका अवकलन कर दूँ और वो भी कैसा अवकलन, आंशिक अवकलन किया जा रहा है, साधारण अवकलन नहीं। साधारण अवकलन होता है तो किसी एक राशि के सापेक्ष होता है कि x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, z के सापेक्ष, लेकिन यहाँ x भी है, y भी है, z भी है, तीनों हैं, तो किसके सापेक्ष करेंगे, इसलिए तीनों के सापेक्ष करेंगे। और जब तीनों के सापेक्ष करेंगे तो वो आंशिक अवकलन के अंदर इसको लेना पड़ेगा। और सबसे पहले x के सापेक्ष कर रहे हैं, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा डी वी बटे डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसका अवकलन कर दिया, v का अवकलन किया डी वी बटे डी एक्स, समझ गए बात मेरी। बराबर का चिन्ह देखो, जब इसका मैंने अवकलन कर दिया तो अवकलन करते ही समाकलन हट जाता है क्योंकि इसका उल्टा होता है। भाई बात समझ रहे हो मेरी, भाई इसका समाकलन किया तो ये उत्तर आ रहा है, ठीक है। जब इसका अवकलन करूंगा तो ये पूरा उत्तर आ जाएगा, नहीं समझे बात मेरी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूं कि सर आपने ये कह दिया कि, जैसे मैं ये लिख देता हूं कि साइन का समाकलन, एक छोटा सा उदाहरण आप समझना इसको, साइन का जो समाकलन होता है वो माइनस कोस होता है कि नहीं होता। साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस होता है, ठीक है। अभी एक काम करो आप लोग, या इसमें जैसे अवकलन का करते हैं उसी प्रकार आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन का समाकलन जब माइनस कोस होता है तो आप एक काम करो बेटा इसका कि इसका अवकलन कर दो, इसका अवकलन करो। जब इसका अवकलन करोगे किसका, माइनस कोस एक्स का, तो उत्तर साइन एक्स आएगा, क्योंकि कोस का अवकलन क्या होता है, कोस का अवकलन माइनस साइन होता है, और माइनस एक यहाँ से पहले से पढ़ा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये चीज़ तो पढ़ी होगी आपने, आती भी होगी शायद, नॉर्मल चीज़ है। तो आपने क्या देखा कि इसका मैंने अवकलन किया, देखो यहाँ अवकलन कर दिया तो उत्तर ये बच गया, यही तो बात है, ये उत्तर बच गया ऐसे कैसा, समाकलन हट चुका है, मतलब अवकलन समाकलन की उल्टी प्रॉपर्टी है। ठीक उसी प्रकार यहाँ ये तो v की जगह है, देखो है ना,
और समाकलन के भीतर ये पूरी चीज़ है। अब मैं इसका अवकलन कर रहा हूँ, किसके रिस्पेक्ट में? इसका अवकलन करूँगा मैं x के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा dv/dx। अभी आंशिक अवकलन है, आंशिक अवकलन है तो अपना उत्तर यहाँ sin x बचा है, जैसे यहाँ उत्तर sin x बचा है वैसे ही अपना यहाँ उत्तर ये बचता है ex dx, ey dy और ez dz, ठीक है। और साथ में पड़ा है किसका चिन्ह? माइनस का चिन्ह। बात समझ में आ रही है क्या आपको? ये थोड़ा समझना इस पॉइंट को, ठीक है। v की जैसे माइनस कोस, साइन का समाकलन माइनस कोस होता है, अगर इसका अवकलन कर दूं तो उत्तर साइन आ जाएगा, ये चिन्ह हट जाएगा, उत्तर ऐसा कैसा आ जाएगा, ये तो बात है। ठीक इसी प्रकार ये देखो, ये मैंने v की जगह रखा है, ये v की जगह बराबर में समाकलन में ये चीज़ आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही? देखो इसकी कंपैरिजन कर ली, तो जब इसका अवकलन किया, देखो इसका अवकलन किया तो उत्तर ये आ गया, तो इसी प्रकार v का अवकलन करूंगा तो उत्तर ये आएगा। अब ये अवकलन साधारण अवकलन नहीं, आंशिक अवकलन है। आंशिक अवकलन में क्या होता है? समाकलन होता है ना, जब ये अवकलन कर दोगे तो समाकलन हट जाएगा, समाकलन हट गया, ये उत्तर आ जाता है। उसी प्रकार इसका समाकलन हट गया, ये उत्तर आ गया है। समाकलन हटता है तो लिमिट भी गई, क्योंकि लिमिट समाकलन के पीछे ही तो है। माइनस का माइनस पड़ा है। अभी आप किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हो? एक्स के रिस्पेक्ट में। और जब एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन किया जाता है तो वाई जेड को कांस्टेंट मानना पड़ता है। किसको? वाई जेड को। तो वाई कांस्टेंट 0, जेड कांस्टेंट 0, क्योंकि कांस्टेंट राशि का अवकलन क्या होता है? 0 होता है। आंशिक अवकलन में बस इतनी बात याद रखनी है, वाई जेड को कांस्टेंट रख लिया, एक्स के सापेक्ष करना है, बाकी अवकलन वैसे होता है जैसे हम नॉर्मल करते हैं। तो यहाँ उत्तर बच जाएगा माइनस का EX। क्या बच जाएगा? EX, क्योंकि इसका dx का dx के रिस्पेक्ट में एक अवकलन हो जाएगा और माइनस EX बच जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर आप, सर ये तो आपने x के रिस्पेक्ट में अवकलन किया है, अगर इसी प्रकार y के रिस्पेक्ट में मैं करता dv बटे या डेल v बटे डेल y, यही सेम उत्तर आता, ठीक है। लेकिन y के रिस्पेक्ट में जब करते हैं तो x और z को कांस्टेंट रखते हैं। x कांस्टेंट होते ही ये 0 हो जाता है, z कांस्टेंट होते ही ये 0 हो जाता है, उत्तर बच जाता है EY। ये होता है आंशिक अवकलन। और जब z के रिस्पेक्ट में करोगे तो डेल v बटे डेल z, उत्तर बच जाएगा माइनस का EZ। इस प्रकार आप ये प्रॉपर्टी यहाँ से लिख सकते हो। बस ध्यान ही रखना है, इसका समाकलन हो रहा था यहाँ पर, मैंने इसको हटाने के लिए आंशिक अवकलन कर दिया। आंशिक अवकलन इसलिए किया है क्योंकि x भी है, y भी और z भी है। x के रिस्पेक्ट में करें तो y z कांस्टेंट ले लेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x z ले लेंगे, और z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x और y कांस्टेंट मानकर हम आंशिक अवकलन की प्रॉपर्टी क्लियर कर सकते हैं। अपने काम करें, इसको समीकरण नंबर 4 दे देता हूँ। यहाँ से आपके सामने किसके मान आ रहे हैं? EX, EY, EZ के मान आ रहे हैं। ये मान मैं उठाकर समीकरण 2 में रखूँगा, ठीक है। तो पहले काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, थोड़ा सा बस हटकर है ये, बाकी बहुत सिंपल चीज़ है। 1-2 बार नई चीज़ें हैं इसलिए थोड़ी सी पहली बार हो सकता है कम समझ में आए, लेकिन बार बार 1-2 बार पढ़ोगे फिर ये अभ्यास में हो जाएंगे। क्वेश्चन भी है इस पर ऐसे, तो जब हल करोगे तो आराम से क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी कल वाले संबंध पर था इसलिए मैं करवा देता हूँ। क्या करो, समीकरण 4 को 2 में रख दो। समीकरण 4 को समीकरण 2 में रखने पर, सर 2 में ही क्यों रखा है? क्योंकि 2 में ही है इसका फायदा। EX, EY, EZ यहाँ से मान निकल रहे हैं, क्या आएगा बोलो? E वेक्टर इज इक्वल EX, ठीक है। EX का मान निकालो, कितना आएगा? माइनस का डेल V बटे डेल x आएगा, डेल V बटे डेल x। देखो चेक करो, EX का मान मैंने सही लिखा है क्या? ध्यान देना बेटा इस पॉइंट के ऊपर मैं क्या समझा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने EX की जगह मान रख दिया माइनस का डेल V बटे डेल x, आई कैप की जगह आई कैप पड़ा है। फिर EY का मान यह आ जाएगा माइनस का डेल V बटे डेल y, जे कैप की जगह जे कैप पड़ा है, यहाँ से EY का मान निकाल लिया, जे कैप का जे कैप पड़ा है, प्लस माइनस माइनस हो गया। फिर इसका मान डेल V बटे डेल z, के कैप की जगह के कैप पड़ा है। देखो चेक करो, EZ का मान रख दिया, ठीक है। ये तीनों मान मैंने समीकरण 2 में रख दिए। यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, माइनस कॉमन लेता हूँ, अंदर छोड़ूंगा डेल x आई कैप, डेल y जे कैप, डेल z के कैप, और v को बाहर निकाल दो। v बाहर निकाल दिया, माइनस कॉमन ले लिया, अंदर ये बचा। ये क्या चीज़ है सर? ये तो ग्रेडियन होता है। E बराबर, ये क्या चीज़ है? ये ग्रेडियन होता है, और ग्रेडियन इसकी जगह मैंने ग्रेडियन लिख दिया, v की जगह v पड़ा है। यही अपने को प्रूव करना है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको प्रूव कर सकते हो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है
वो विद्युत विभव के ऋणात्मक ग्रेडियंट के बराबर होता है। ठीक है, ये बेटा अपने को संबंध स्थापित करना है। ग्रेडियंट क्या होता है, ये एक दो बातें आपको पता होनी चाहिए। चलो भाई, ये अपना एक प्रश्न हो गया। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, एक दो बार दोबारा देख लेना इस वीडियो को और अच्छी तरीके से नोट कर लेना। बगैर देखे करो तो बहुत अच्छी बात है, बगैर देखे करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी जो ये हमने संबंध निकाला है, ठीक है, इस संबंध के कारण हम विद्युत विभव की गणना भी कर सकते हैं इस संबंध से। जैसे अपनी बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर कि गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव, तो उसमें डायरेक्ट सूत्र लिखे हुए हैं, आप इस सूत्र की गणना कर सकते हो। ठीक है, तो हेडिंग डालो, कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल के रूप में मान के कर लो, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही सिंपल से। ठीक है, एक हेडिंग डालो गोलीय कोश, बस किताब में तो सूत्र दिए हैं, या चालक गोला भी नाम आ सकता है, के कारण विद्युत विभव। क्यों बेटा, मैंने इन दोनों को बराबर क्यों नाम दिया है, आवेशित है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि आवेश होगा तभी तो विभव होगा। आवेशित गोलीय कोश और चालक गोले के कारण विद्युत विभव। ठीक है, इन दोनों की प्रॉपर्टी ऐसे मैंने सेम रखी है, बाकी आपने पहले चैप्टर में पढ़ा भी है ये कि ये गोलीय कोश है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R मान ली, तो आप इसको चालक गोला भी कह सकते हो। और दोनों की खास बात यह है कि जब जैसे इनको आवेश दिया जाता है, आवेश इसकी सतह पर आ जाता है, इसलिए गोलीय कोश और चालक गोले वाले जो टॉपिक हैं वो दोनों सिमिलर हैं बेटा, समानता है इनके अंदर, सिमिलरिटी बहुत है इनमें। तो आवेश इसकी सतह पर आ जाता है, इसका भी सतह पर, इसका भी सतह पर, इसलिए गोलीय कोश की जगह अगर चालक गोला नाम आ जाए तो आप भ्रमित मत होना, बस नाम चेंज कर देना, बाकी रिजल्ट वही आना है। जब इस पर हमने आवेश दिया, जैसे मान लो इस पर मैंने Q आवेश दिया है, तो Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हमने पहले चैप्टर में गणना की थी, उस विद्युत क्षेत्र का मान ये आता है 1/4πε0 Q/r²। याद है क्या, ये विद्युत क्षेत्र आता है। ठीक है, ये जो विद्युत क्षेत्र आपने निकाला था ना गोलीय कोश के कारण, इस विद्युत क्षेत्र का ये जो मान है ये बाहर की तरफ आता है। फिर जब सतह पर हमने निकाला तो ये उत्तर आया था 1/4πε0 Q/r²। और जब अंदर विद्युत क्षेत्र निकाला तो अंदर 0 आया, ये पहले चैप्टर की बात है बेटा। ठीक है, एक बिंदु लिया था स्मॉल r दूरी पर, अब वो बिंदु अगर बाहर होता है, जैसे सपोज ये बिंदु यहाँ है, बिंदु P कितनी दूरी पर है, ये r दूरी पर बाहर होता है, तो ये विद्युत क्षेत्र था। सतह पर होता है तो स्मॉल r कैपिटल R के बराबर आता है, ये सूत्र आता है। और जब अंदर कंडीशन हो, अंदर ये नहीं लिखा था क्या, बाहर की कंडीशन ये होती है स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, सतह पर स्मॉल r इज इक्वल कैपिटल R और अंदर स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। इन सब के लिए विद्युत क्षेत्र की गणनाएं हमने की थी। अब जब विद्युत क्षेत्र की गणना कर चुके हो तो विद्युत विभव की गणना भी आसान हो जाएगी। ये एक उदाहरण मान के कर लेना आप लोग, बाकी बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के मान ये रहे आपके पास, ये रहे, तो विभव की गणना क्यों नहीं कर सकते, आप लोग आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो वही 3 कंडीशन बनेगी, या तो गोले के बाहर, या गोले की सतह पर, और या गोले के अंदर। तीनों कंडीशन के लिए हम विभव की गणना करेंगे। तो पहले बाहर वाली कंडीशन पढ़ लेते हैं। पहले तो इसके बारे में लिख दो, 2-4 बातें लिख दो कि एक आवेशित गोलीय कोश या चालक गोला जिसका केंद्र O, त्रिज्या R है, जिसको Q आवेश दिया जाता है, तो वो आवेश उसकी सतह पर वितरित हो जाता है। ये थोड़ी लिख लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी लिखाई है, बाकी मैं बोल रहा हूँ वैसे नोट कर लेना। हमें इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, कहीं पर भी हो सकता है, एक बार इतना ही लिखना है, उस बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। अब पहला पॉइंट लगाना चित्र बना के, जब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर है, गोलीय कोश के बाहर स्थित है, मतलब स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा है, क्योंकि बाहर होगा तो स्मॉल r बड़ा होगा। अब एक बात बताओ, चूंकि हम जानते हैं, हमने अभी एक रिलेशन पढ़ा है, अभी पढ़ा है, जैसे कल सिद्ध किया था ये रिलेशन की V बराबर होता है E गुणा dr, होता है कि नहीं होता, E गुणा dr होता है, ये मैंने बताया था आपको। और समाकलन की लिमिट के बारे में ये कहा था कि कहाँ से कहाँ तक आ रहे हो, उसके हिसाब से आप इसको टैकल कर लेना। आप बिंदु P पर विभव निकालना चाह रहे हो, जब किसी एक बिंदु पर विभव निकालना होता है तो उसके लिए हम किसी परीक्षण आवेश को अनंत से लेकर आते हैं।
ये बात मैंने बताई थी। कोई परीक्षण आवेश हमें लेके आना पड़ता है कहाँ से, अनंत से, और अनंत से बिंदु P तक, अनंत से बिंदु P तक हमें विद्युत विभव की गणना करनी है, क्योंकि बिंदु P पर निकालना है। अब बिंदु P कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो अनंत से r e गुणा dr। अब फिलहाल ये अपना पॉइंट बाहर है, तो विद्युत क्षेत्र भी यहाँ बाहर की ओर ही आएगा, क्योंकि V आउट है तो E भी आउटपुट का होगा, बाहर का। अब आपको पता है कि सर बाहर की तरफ जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे स्मॉल r स्क्वायर, अभी लिखा भी था। तो ये मान रखने पर तो V आउटपुट क्या आ जाएगा, यानी सॉरी V आउट आ जाएगा माइनस अनंत से लेकर r, ये r पर ही क्यों रुक गया मैं, क्योंकि मेरा बिंदु P बाहर है, अनंत से लेकर r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r स्क्वायर गुणा dr। देखो चेक करो मैंने सही लिखा है क्या, मैंने ये मान रख दिया, किसका मान रखा है मैंने, E का। यह मान रखने पर, और बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र था, बाहर की ओर विभव है तो बाहर वाला विद्युत क्षेत्र रख दिया, ठीक है। ये सूत्र मान रख दिया, कांस्टेंट आप बाहर निकाल लो V आउट, तो r का परिवर्तन हो रहा है तो r का ही समाकलन होगा, बाकी Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, माइनस पड़ा है ऐसे कैसा, अनंत से लेकर r 1/r स्क्वायर dr। अब बेटा एक बात बताओ, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/r स्क्वायर का समाकलन होता है माइनस का 1/r, अनंत से लेकर r। सर ये कैसे किया, बहुत ही सिंपल, समाकलन का सूत्र होता है x की पावर n गुणा dx, घात सूत्र ये होता है n + 1/n+1, होता है कि नहीं होता। बाकी ये आप डायरेक्ट भी याद रखो, बहुत जगह काम आएगा, तो बार बार ऐसे निकाल कर देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ अपने पास क्या चीज़ है सर, यहाँ अपने पास है 1/r स्क्वायर dr, यानी x की जगह r है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे लिख दूँ r की घात -2 dr, बोलो कोई दिक्कत है क्या, नीचे घात प्लस की 2 थी, ऊपर आती माइनस की 2 होगी। अब यहाँ n का मतलब -2 है, तो इसका सूत्र बन जाएगा -n+1, यानी -2 + 1 बट्टे -2 + 1, x की पावर n+1/n+1, यानी n+1/n+1। और जब इसको सरल करोगे ना, तो नीचे से तो देखो -1 बचेगा, ऊपर बचेगा r की घात -1, ये चीज़ बचेगी। और इसको जब सरल करते हैं तो माइनस का 1 का भाग जाएगा तो उत्तर माइनस में आएगा, -1/r लिख सकता हूँ मैं इसको। तो इसलिए मैंने ये समाकलन आपको एक बार करके भी बता दिया, बाकी आगे से याद रखना बेटा, क्योंकि डायरेक्ट याद रखोगे उतना ही अपना समय कम लगेगा कैलकुलेशन में। यहाँ तो चलो क्लास में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटा जब एग्ज़ाम में हमने बैठते हैं ना, तो अपने को टाइम का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे छोटे मोटे समाकलन अवकलन है ना, वो आपके बिल्कुल माइंड में रहने चाहिए, इन पर इतना अभ्यास कर लो कि देखते ही दिमाग में उत्तर आ जाए। अब देखो माइनस को तो यहाँ से माइनस हटा दो, ताकि माइनस का कई बार जब लफड़ा रह जाता है तो कई बार गलती हो जाती है कैलकुलेशन में। माइनस को बाहर लिया और माइनस बन गया प्लस, और अंदर बच गया 1/r, अनंत से r है, लिमिट डाल दो, r की जगह पहले r रखो, फिर माइनस का चिन्ह। ये लिमिट रखने का तरीका होता है, पहले उच्च सीमा, फिर माइनस का चिन्ह, फिर निम्न सीमा। ये माइनस में बाहर निकाल कर पॉजिटिव बना चुका हूँ इसका, तो 1/r - 1/अनंत, और बाहर की तरफ जो विद्युत विभव आएगा ना बेटा V आउट, वो ये आ जाएगा 1/अनंत 0 होता है, तो उत्तर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। या इसको ये भी लिख दो V आउट बराबर KQ/r, और बाहर की ओर जो विभव है ना, वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। देखो एक बात आपने नोट की होगी कि बाहर ये जो विभव आया है ना, ये विभव ठीक वैसा ही आ रहा है जैसे एक बिंदुवत आवेश के कारण आया था। तो ये बात मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, और आपके दिमाग में बैठनी चाहिए कि हमने आवेश तो गोले को दिया था, चालक गोला कह दो या गोलीय कोष कह दो, और वो आवेश उसकी सतह पर फैल गया, और उसकी वजह से उत्तर ठीक वैसा ही आ रहा है। चाहे विद्युत क्षेत्र निकाला था तो भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिला था कि विद्युत क्षेत्र का मान भी ठीक वैसा ही आया था जैसे एक मानो बिंदुवत आवेश के कारण आ रहा है।
उसी प्रकार विभव का मान भी ठीक वैसा ही आया जैसे मानो बिंदुवत आवेश के कारण। ये तो यहाँ पर हमने पूरा सिस्टम बना रखा है कि ये अपना एक गोला है पूरा, इस पर आवेश तय पर फैला हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सर इसका उत्तर ऐसे आ रहा है, जैसे मानो ये Q आवेश है, ये R दूरी पर एक बिंदु P है, तो विभव कितना होगा सर? बिंदुवत आवेश के कारण विभव ये होता है कि नहीं होता? एक पॉइंट के रूप में कोई चार्ज होता है, उसका R दूरी पर विभव ये होता है। और यही रिजल्ट यहाँ रहा है सेम, लेकिन यहाँ चार्ज पॉइंट के रूप में था क्या? नहीं, यहाँ तो चार्ज गोले की सतह पर था। तो इसका मतलब ये पॉइंट वाला चार्ज और इसकी सतह पर जो आ रहा है चार्ज वो एक जैसा काम कर रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि गोलीय कोश का जो आवेश है जो कि उसकी सतह पर रहता है, वो भले ही उसकी सतह पर रहता है लेकिन काम ऐसे करता है जैसे मान लो एक बिंदुवत आवेश है। क्या काम करता है? कि बिंदुवत आवेश की तरह। तो ये हो गया बेटा गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव की गणना। बाकी डिटेल से मैं करवा रहा हूँ, अपनी बुक में इतनी डिटेल दी हुई नहीं है इस पॉइंट की, ये भी बता देता हूँ, पर आपको करना है क्योंकि न्यूमेरिकल वगैरह के अंदर काम आएगा और एग्जाम में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप NCERT बुक के अंदर यही विशेषता है बेटा, उनको आपको हल करना है। कई बार कई ऐसे पॉइंट भी दिए होते हैं जिसमें बच्चा स्वयं मतलब प्रयास से भी हल कर सकता है, अपने अभ्यास से भी हल कर सकता है, तो करना है ये पॉइंट। चलो दूसरा पॉइंट क्या लिखूं बताओ? दूसरा पॉइंट लिखो जब बिंदु P गोलीय कोश की सतह पर हो। दूसरा पॉइंट लिखो जब बिंदु P गोलीय कोश की सतह पर हो। अब इसको सरल कराने की जरूरत है क्या? ठीक है, जब बिंदु P गोलीय कोश की सतह पर हो, बाकी आप कर सकते हो इसको भी सरल। दूसरा पॉइंट लिखोगे जब बिंदु P गोलीय कोश की सतह पर हो, तो लिखना यहाँ स्मॉल r बराबर क्या होगा? कैपिटल R। सतह पर आ जाओ तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R होगा, तो V सतह पर उत्तर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे कैपिटल R। स्मॉल r की जगह बस कैपिटल R लिखना है, Q बटे कैपिटल R हो जाएगा, ठीक है, कि Q बटे R कह दो। तो दूसरी कंडीशन जैसे विद्युत क्षेत्र निकाला था वैसे ही निकाल लेंगे, बाकी कोई नई चीज़ नहीं है। तो सतह पर विभव ये होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये भी। स्मॉल r बराबर क्या रख दिया मैंने? कैपिटल R सतह पर। चलिए थर्ड कंडीशन देखो क्या कहती है इसकी, जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर है। हाँ भाई, अंदर स्थित है, तब क्या करेंगे? अंदर स्थित है तो स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R होगा, और डायग्राम शायद कुछ ऐसा बन जाएगा। गोलीय कोश, त्रिज्या कैपिटल R, आवेश कितना दिया सर? Q दिया, कहाँ गया? सतह पर गया। चालक गोले के लिए भी यही कंडीशन है। अब हमारा बिंदु P इसके अंदर आ गया, ये मेरा बिंदु P कितनी दूरी पर? केंद्र से R दूरी पर। अब अंदर मुझे विद्युत विभव की गणना करनी है, अंदर विद्युत विभव की गणना करनी है। अब विद्युत विभव की गणना करने के लिए आप कहाँ से आते हो? अनंत से आते हो। आपको अनंत से बिंदु P तक आना है, और वो बिंदु P फिलहाल अमूमन हमने जो टॉपिक पढ़ते हैं उसमें बिंदु P अपने को बाहर ही मिल जाता है, लेकिन इस बार ये बिंदु P जो है इसके अंदर है, ठीक है। तो एक बात बताओ, सूत्र क्या है? सूत्र वही रहना है, हम जानते हैं क्या कि V बराबर अनंत से लेकर R E dr होता है, क्योंकि फिलहाल ये R जो पॉइंट है हमारा इसके भीतर आ चुका है। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पर कि जब हम अंदर आएंगे अनंत से चलकर, परिभाषा तो ये कहती है ना, क्योंकि एक बिंदु है, एक बिंदु पर विभव निकालना होता है, तो अनंत से किसी आवेश को, परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, यही तो पढ़ते हो। और विभवांतर निकालना है तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में, ठीक है, एक ही बात है। विद्युत विभव और विभवांतर एक ही चीज़ है, बस अनंत नाम जोड़ते ही विभव हो जाएगा, अदरवाइज विभवांतर कह दो। ये विभवांतर ही और क्या है? बिंदु P और अनंत के बीच में विभवांतर ही है, और क्या ही। देखो बेटा एक बात बताओ, जब आप अनंत से चलकर आओगे बिंदु P तक, तो आपको रास्ते में ऐसा नहीं लगेगा कि विद्युत क्षेत्र चेंज हो रहा है। क्यों सर, क्या पता? क्योंकि ये जो बिंदु P है ये अंदर तक आ रहा है, अंदर है ये बिंदु, और आपको पता है कि गोलीय कोश के कारण बाहर विद्युत क्षेत्र अलग होता है।
ये बाहर का विद्युत क्षेत्र है जो बाहर की ओर ही होता है, आपको पता है, इस प्रकार बाहर की ओर होता है, ठीक है। और अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो आपको पता है कि शून्य होता है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सर बाहर तो विद्युत क्षेत्र था, जब आप बाहर से आ रहे हो तो विद्युत क्षेत्र है, अंदर विद्युत क्षेत्र है ही नहीं। देखो एक बात सुनो ध्यान से, जब आपने ये रिलेशन स्थापित किया था तो आपने ये कहा था कि ये Q आवेश है, इस आवेश का विद्युत क्षेत्र है, और जब किसी परीक्षण आवेश को अनंत से लाया जाता है इसके अपोजिट, तो इस पर बाहर की ओर बल भी लगता है, प्रतिकर्षण। देखो प्रतिकर्षण बल कब लगा, जब विद्युत क्षेत्र था तभी तो प्रतिकर्षण बल लगता है, क्योंकि यह संबंध होता है F बराबर QE। विद्युत क्षेत्र के कारण ही तो लग रहा है प्रतिकर्षण, और जब प्रतिकर्षण लगता है तब हमें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। इस कार्य से हमने किसको परिभाषित किया, विभव को, ठीक है। अभी एक बात बताओ मेरे को, जब आप ये काम कर रहे हो तो आपको काम इस प्रतिकर्षण के कारण इस बल के विरुद्ध कह दो या इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अनंत से चलोगे तो आपको विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध काम करना पड़ेगा, ये तो कन्फर्म है। लेकिन सर एक बात सुनो, क्या कि जैसे ही हम इस गोले के अंदर आ जाएंगे, अंदर आते ही आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि अंदर विद्युत क्षेत्र 0 हो गया। ध्यान से सुनना, यहां पर डबल कंडीशन काम कर रही है कि जब हम कहां से चले थे, बोले हम अनंत से चले थे। जब हम अनंत से चले तो जब तक हम बाहर थे तब तक विद्युत क्षेत्र के अपोजिट चल रहे थे, हमें इसके विरुद्ध क्या करना पड़ रहा था, कार्य करना पड़ रहा था इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे ही हम गोले के अंदर प्रवेश करेंगे, क्योंकि हमें तो गोले के अंदर वो जो बिंदु है उस पर विभव निकालना है, जैसे ही गोले के अंदर प्रवेश करेंगे, अंदर प्रवेश करते ही आपको कार्य करने की जरूरत नहीं है। मैं कहूँगा क्यों, क्योंकि अंदर विद्युत क्षेत्र 0 हो गया, ठीक है। तो एक काम करो, इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही कार्य है, वो है बाहर का, अंदर कोई कार्य नहीं है। इसलिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में चेंज हो रहा है, इस ई में चेंज हो रहा है। जब आप बाहर से चलकर आ रहे हो ना अनंत से, तब ये विद्युत क्षेत्र बदल रहा है, उसकी वजह से आपको, क्योंकि इसके विरुद्ध ही तो काम करना है, और इसके विरुद्ध कितना काम करना है, थोड़ा बहुत या ज़्यादा, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को चलना पड़ेगा। तो एक काम करो, इसके लिमिट्स को आप तोड़ो 2 टुकड़ों में, माइनस अनंत से लेकर कैपिटल R EDR, ये है बाहर की कंडीशन। अनंत से जब आप कैपिटल R यानी त्रिज्या तक मतलब सतह तक पहुंचोगे तब तक आप बाहर हो, प्लस का चिन्ह। दूसरा कार्य देखो सेम फॉर्मूला है, पहला कार्य तो बाहर का, बाहर वाला कार्य अनंत से R, देखो सतह तक बाहर ही हो आप लोग, सतह तक क्या हो, बाहर ही हो, लेकिन सतह के भीतर आते ही आप अंदर वाली कंडीशन में आ जाओगे। तो दूसरा कार्य है सेम सूत्र, सतह से यानी कैपिटल R से स्मॉल r EDR। अभी फिलहाल आप कहाँ हो, अंदर हो। बात समझ में आई, यही सूत्र था। इस सूत्र के मैंने 2 टुकड़े कर दिए, यानी ये कार्य ही तो था, इसके मैंने 2 टुकड़े कर दिए, और वो 2 टुकड़े क्या किए, एक तो बाहर वाला और एक अंदर वाला। अभी बेटा एक बात बताओ, चलो मैं ये चीज़ हटा देता हूँ, ये तो समझाने के लिए बताइए कि जहाँ विद्युत क्षेत्र है वहीं काम करना है। बाकी कई बच्चे समझने वाले समझ गए होंगे, जिनको टॉपिक क्लियर है उनके दिमाग में ये बात आ चुकी है कि अंदर कोई काम ही नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि सर बाहर की तरफ जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका मान ये होता है, और अंदर जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान ये होता है। तो अंदर विभव, ये अंदर ही तो विभव निकाल रहे हैं ना, अंदर विभव निकालने के लिए तो सारा काम करना पड़ रहा है। इसके लिए आप एक काम करो, अनंत से कैपिटल R E आउट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR² dr। E आउट का मान रख दिया, dr वैसे का वैसा पड़ा है, प्लस का चिन्ह, कैपिटल R से स्मॉल r, E अंदर विभव कितना है, सॉरी विद्युत क्षेत्र 0 है, तो 0.dr हो गया। तो ये वैल्यू 0 हो गई बेटा, यहाँ बच गया सिर्फ ये अनंत से लेकर R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² dr, ये 0 हो चुका है। ठीक है, अब इसका समाकलन करना है केवल, -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, अंदर बचा अनंत से कैपिटल R 1/R² dr। 0 जोड़ोगे तो ये बच जाएगा सेम, 0 जोड़ते ये चीज़ नहीं आ जाएगी क्या,
ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। कांस्टेंट बाहर निकाल दिया। अब इसका समाकलन करो, -q/4πε0। अभी अभी समाकलन बताएं, 1/r² का समाकलन होता है माइनस का 1/r अनंत से लेकर R। माइनस को हटा दो, माइनस माइनस प्लस बना दो, तो ये बन गया q/4πε0। और लिमिट लगाओ, पहले तो r की जगह R, फिर माइनस का चिन्ह r की जगह अनंत। लिमिट रखना आता है क्या? पहले उच्च सीमा रखो, फिर माइनस, फिर निम्न सीमा रखो। इसका मान कितना हो गया? 0 हो गया। तो अंदर विद्युत विभव कितना आया? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बस एक कैलकुलेशन है, यही चीज़ आपको समझनी है इसमें। तो सर हो गया, अंदर जो विद्युत विभव हम निकाल रहे हैं ना, उसकी वैल्यू आएगी 1/4πε0 q/r। देखो बड़ा ही अजीब संयोग है यहाँ पर कि अंदर विभव वही आ रहा है जो सतह पर है, इसलिए मैंने सतह वाला रखा हुआ है। ये सतह का देखो, सतह पर जो विभव है वही विभव अंदर है। इसीलिए मैंने कल वाले प्रश्न का जवाब दिया कि चालक के अंदर आवेश दिया जाता है तो उच्च विभव से निम्न विभव तक तब तक गति करता है जब तक विभव समान नहीं हो जाता। और जैसे ही विभव समान हो जाता है तो आवेश का स्थानांतरण बंद हो जाता है, वो आवेश सतह पर आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? हम गोलीय कोष पढ़ रहे हैं या चालक गोला पढ़ रहे हैं, तो चालक गोले के अंदर वही विभव होता है जो विभव उसकी सतह पर होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अर्थात गोलीय कोष, ठीक है, या चालक गोला, गोलीय कोष या चालक गोले के अंदर तथा सतह पर विभव का मान समान होता है। अंदर तथा सतह पर विभव का मान क्या होता है बेटा? समान होता है। ये चीज़ आप नोट कर लेना। और आज की क्लास में इतना ही बेटा। बाकी नेक्स्ट क्लास में एक टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बड़ा प्रश्न कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, वो अपना नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर वो पॉइंट पढ़ेंगे। और इस टॉपिक को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, साथ साथ नोट्स बना लेना। मैं नोट्स आपको बोल कर बनवा रहा हूँ। 40, 45 या 50 मिनट की जो भी क्लास होती है उसके अंदर जितने भी टॉपिक होते हैं, तो मैं कोशिश ये बेटा कि आप लोग जब क्लास देखो तो आपको ऐसा पूरा पैकेज मिले कि हाँ यार वास्तव में अपने यहाँ नोट्स भी बना पा रहे हैं। तो इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट के लिए आपको बोलता हूँ, स्क्रीनशॉट लिया करो। स्क्रीनशॉट ले लेते हो तो उसमें आपको नोट्स बनाने में आसानी हो जाती है, किसी अन्य चीज़ में आपको उलझने की जरूरत ही नहीं है। आराम से खुद के नोट्स बनाओ, अच्छी तरीके से किताब का अध्ययन करो, आराम से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए धन्यवाद।